दो बार आ चुका एग्जाम में क्वेश्चन, थोड़ा सा बदल कर आ चुका। क्या क्वेश्चन आया एग्जाम में? क्वेश्चन में कहा गया है, प्रूव दैट चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर spherical shell behave as if the entire charge is concentrated at the, जैसे कि ये सेंटर पर रखा हो। और इसी तरह से क्वेश्चन ये आया एक बार, द चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, solid sphere behave as if the entire charge is concentrated at its center for a point outside the sphere। समझ लीजिए इन दोनों क्वेश्चंस को, हालांकि दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल, लेकिन दोनों क्वेश्चंस को पहले एक बार इनकी लैंग्वेज आप समझ लीजिए। क्या कहा गया क्वेश्चन में? आपसे ये कहा गया कि एक स्फेरिकल शेल है। शेल, शेल का मतलब हॉलो। या तो ये शेल है, शेल हो सकता है ये कंडक्टिंग हो, मतलब मेटेलिक, या हो सकता है ये शेल ही कैसा हो, ये नॉन कंडक्टिंग हो, मतलब नॉन मेटेलिक, प्लास्टिक का या किसी और चीज का। तो शेल अगर है, या फिर उसके बाद ये पॉसिबल है, ये हो भी सकता है क्या, सॉलिड स्फीयर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसका, मेटेलिक का, मेटल का बना हुआ, कंडक्टिंग। कौन सा? कंडक्टिंग। तो तीनों के लिए एक ही कंडीशन है, चाहे शेल है, कंडक्टिंग शेल है, या नॉन कंडक्टिंग शेल है, या सॉलिड स्फीयर है। क्या कहा गया क्वेश्चन में? आपसे पूछा गया कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो कोई पॉइंट अगर आप ले लें आउटसाइड द शेल, यहां आपने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के लिए ये सारा चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि इस शेल की सरफेस पर फैला हुआ ना होकर सीधा इसके सेंटर पर रखा हुआ है एंटायर चार्ज। पूरा का पूरा चार्ज कहाँ रखा हुआ है? इसके सेंटर पर रखा। ऐसे बिहेव करता है किस पॉइंट के लिए? जो पॉइंट आपने आउटसाइड द शेल लिया है। इनसाइड द शेल के लिए इसका बिहेवियर बदल जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आया हुआ है, चलो उसे पहले इससे निपट लेते हैं, दूसरे को बाद में डिस्कस करेंगे। फिर से लैंग्वेज समझ लीजिए। फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द शेल, द चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ शेल बिहेव एज इफ कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ शेल और मेटेलिक स्फीयर। दोनों ही वर्ड यूज हुए थे, शेल भी यूज हुआ था और मेटेलिक स्फीयर भी यूज हुआ था। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, इस मेटेलिक स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस चार्ज स्फीयर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वैसा ही आने वाला है जैसा पॉइंट चार्ज का आया था। दोनों एक जैसे फॉर्मूले हैं, तो हम सीधा कह देंगे कि इस पॉइंट पी के लिए ये सारा चार्ज ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि सेंटर पर रखा हो, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। ये मेटेलिक स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है? कंडक्टिंग स्फीयर है, शेल है, खाली है, हॉलो है, और इसकी रेडियस है कैपिटल आर। और जो पॉइंट आपने लिया है वो पॉइंट लिया है कितने डिस्टेंस पर? स्मॉल आर। तीन कंडीशंस बनने वाली यहाँ। फर्स्ट कंडीशन, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अनदर कंडीशन, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, जबकि आप पॉइंट पी ले लें कहाँ? एग्जैक्ट स्फीयर पर ले लें। जब आपने पॉइंट पी लिया है स्फीयर के बाहर, तो फिर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अगर यही पॉइंट पी अगर आप ले लें बिल्कुल एग्जैक्टली स्फीयर पर, तो फिर स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर।
और यही पॉइंट अगर आप ले ले अंदर स्फीयर के अंदर, तो फिर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी होगी, और गॉसियन सरफेस हम लाएंगे सिमेट्रिकल, और यहाँ सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाने के लिए पूरा स्कोप है। कैसी बनेगी गॉसियन सरफेस, ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बन जाएगी बहुत आराम के साथ में। मैं पूरा स्फीयर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्फीयर का पार्ट ड्रॉ किया है। करेक्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट पी पर आपको एक एरिया वेक्टर लेना है, डीएस वेक्टर स्मॉल, और यहाँ आपको ये डीएस का यूनिट वेक्टर हो गया, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड, आउट। तो एन कैप और ई वेक्टर दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। कोई मुझे बताए कि क्या आंसर आने वाला है। हाँ, ये याद रखिए कि जो चार्ज है इसके ऊपर, इस स्फेरिकल शेल के ऊपर जो चार्ज है वो कितना चार्ज है, प्लस क्यू। अंदर नहीं है कुछ भी, लेकिन ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये अंदर सेंटर पर रखा हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितना निकल कर आने वाला है, कोई बताए जरा, रेज योर हैंड्स। पहले तो आपने इंटीग्रेशन से फाइंड किया, इंटीग्रेशन से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सीधे सीधा आंसर में लिख रहा हूं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेशन करके जो आना है वो आना है E इंटू 4πr², जहां R क्या है, R है हमारे गॉसियन सरफेस की रेडियस। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो एक जगह रखा हुआ है या फैला हुआ है इधर उधर, कोई मतलब ही नहीं है उससे, उस चीज से। हमने तो यहाँ इंटीग्रेशन में केवल गॉसियन सरफेस लेनी थी, गॉसियन सरफेस की रेडियस है R, आ गया। उसके बाद हमने लगाया गॉस थ्योरम, तो गॉस ने कहा जी टोटल चार्ज ले लो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो। यहाँ इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना, जो पूरे के पूरे स्फीयर पर चार्ज फैला हुआ है, शेल के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज आ गया गॉसियन सरफेस के अंदर। तो सिंपल सी कितना हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्वल कर दिया तो आपके पास ई कितना आया, 1/4πε0 क्यू बाय r² न्यूटन पर कूलम। ये तो आपका आ गया ई। ये किससे आया ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, चाहे वो कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, या मेटेलिक स्फीयर। सॉलिड अगर है तो मेटेलिक होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड में अंदर चार्ज कभी नहीं रह सकता, बाहर ही आता है सारा चार्ज। ये आ गया। लेकिन इससे पहले आप फाइंड कर चुके हैं, क्या फाइंड कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वो भी क्या होता है, वो भी यही का यही है, 4πε0/q² न्यूटन पर कूलम। तो स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ, इसका सीधा मतलब हुआ कि इफेक्टिवली डिस्टेंस क्या पड़ रहा है, चार्ज का इफेक्टिव डिस्टेंस क्या आ रहा है, आर। हालांकि अगर आप इसमें रियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से देखें तो इस पॉइंट पी के लिए कोई चार्ज तो है कैपिटल स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर डिस्टेंस पर, कोई चार्ज है कहाँ, कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डिस्टेंस पर कोई चार्ज यहाँ है। ये ना कैपिटल आर है ना स्मॉल आर है, कुछ भी अलग ही है। लेकिन इफेक्टिवली इस पॉइंट पी के लिए ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, ये इफेक्टिवली ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि कहाँ रखा हो, पॉइंट, एक ही पॉइंट पर रखा हो। किस पॉइंट पर रखा हो, उस पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है। किसकी डिस्टेंस है, स्मॉल आर, सेंटर की डिस्टेंस है। तो आपने एक फॉर्मूला फाइंड करा किसका, शेल का, दूसरा फॉर्मूला फाइंड नहीं करना है एग्जाम में, सीधे सीधे लिख देना ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और उसके बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज उतार दीजिए। हेंस the entire charge is uniformly distributed over the shell, behave as if it is concentrated at the center of the shell। कोई नई बात नहीं है इसके अंदर, सब कुछ है। अब सिंपल सी बात है, अगर P पॉइंट आप इस पर ले लोगे, सरफेस पर लेंगे तो क्या होगा, एट द सरफेस स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर होगी, तो फिर E इक्वल्स बन जाएगा 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर न्यूटन पर कूलम।
कुछ नहीं करना है। हाँ, कैपिटल आर स्क्वायर, करेक्ट। अब एक बात रह गई कि अगर आप स्फीयर के अंदर हैं, रेज योर हैंड्स, कौन बता पाएगा कि अगर ये पॉइंट पी आपने यहाँ ले लिया, यहाँ कहीं ले लिया, स्फीयर के अंदर ले लिया आपने, तो अब क्या कंडीशन बनने वाली है? हाँ जी, समझ लीजिए फिर से, तो बात बता रहे हैं दोनों तीनों, ये सही बता रहे हैं कि पॉइंट पी जब आप यहाँ लेंगे, ये यहाँ कहीं भी लेंगे, पॉइंट पी जब आपने अंदर लिया है इनसाइड द शेल, तब आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। और गॉसियन सरफेस हम कहाँ ड्रॉ करते हैं? उस पॉइंट से पास होते हुए ड्रॉ करते हैं जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो नेसेसरीली पॉइंट पी से पास होते हुए हमें गॉसियन सरफेस लेनी होगी। तो अब ये गॉसियन सरफेस है, इसने कितना चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आया? कुछ भी नहीं, सारा का सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर निकल गया। तो फिर जो गॉस थ्योरम हम लगाएंगे, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या टोटल चार्ज कितना आने वाला है? 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। तो सिंपल है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। फॉर पॉइंट P inside the shell, charge enclosed by Gaussian surface is 0. Hence, ये छोटी सी कहानी करके दिखा दो आप, Q total upon epsilon naught equals 0 upon epsilon naught. Hence, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। किसी भी शेल के अंदर, किसी भी, इनफैक्ट कोई शेल ही नहीं, ये तो हमने स्फेरिकल बॉडी ले ली है। अगर कोई स्फेरिकल बॉडी नहीं है, इररेगुलरली शेप्ड बॉडी है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा, चाहे किसी भी शेप की क्यों ना हो। अगर हॉलो है तो 0 होगा, और अगर सॉलिड के साथ साथ वो मेटेलिक भी है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मेटेलिक के अंदर कभी कोई चार्ज रह नहीं सकता। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि किसी भी मेटेलिक बॉडी के अंदर चार्ज क्यों नहीं टिक पाता, अंदर क्यों नहीं टिक पाता चार्ज। तो एक शेल या मेटेलिक सॉलिड के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा, चाहे उसकी शेप स्फेरिकल हो, क्यूबिकल हो, क्यूबॉइडल हो, सिलेंड्रिकल हो, या आलू के जैसी या अंडे के जैसी कैसी भी शेप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिकन के जैसी शेप की होगी तो भी चलेगा, तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। ठीक है।